जय हिंद। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे जो कि क्लास 6, 7, 8, 9, 10 और 11, 12 के छात्रों के लिए काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि ये संख्याएं आप कोई भी चैप्टर पढ़िए, त्रिकोणमिति पढ़िए, प्रायिकता पढ़िए या सांख्यिकी पढ़िए या कोई भी एक चैप्टर पढ़िए मैथ का, जिसमें आपकी ये सभी संख्याएं बार बार रिपीट होते रहते हैं, पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो में आज हम लोग पूरे इन सभी संख्याओं के बारे में अच्छे से जानकारी लेंगे। ठीक है, चलिए जानते हैं। सबसे पहले हम लोग यह जानेंगे कि अंक क्या होते हैं। ठीक है, अंक जिसे हम लोग इंग्लिश में डिजिट भी कहते हैं। ठीक है, तो जैसे आप सभी ने इंग्लिश पढ़ा होगा, हिंदी पढ़ा होगा, वहां पे आप लोगों ने देखा होगा कि कई बार क्या होता है, जैसे यहाँ पे ABCD लिखा आता है, ठीक है, और यहाँ पे क ख ग लिखाता है। तो ये सब क्या है, आपके एक अक्षर है। ठीक है, तो मैथ में भी जैसे आपके 10 अंक होते हैं। ठीक है, कहाँ से शुरू होते हैं वो? तो 0 से होते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है, यहां तक आपके अंक होते हैं, यानी इनकी संख्या कितनी है? 10 हो गई। ठीक है, और मतलब इनके मिलने से ही क्या बनते हैं? आपके संख्याओं का निर्माण होता है, ऐसा कहा जाता है। ठीक है, तो आप लोग जानते होंगे कि जैसे इंग्लिश में लेटर या फिर अल्फाबेट जो भी कहा जाता है, इनके मिलने से ही तो आपके क्या बनते हैं? वर्ड बनते हैं। ठीक है, और वैसे ही आपके ये जो अक्षर हैं, क ख ग या फिर हम वर्ण कह सकते हैं, इनके मिलने से ही आपके क्या बनते हैं? शब्द बनते हैं। ठीक है, तो ठीक वैसे ही आपके अंकों के मिलने से संख्याओं का निर्माण होता है। ठीक है, याद रखिएगा। अब उसके बाद हम लोग कम से कम 12 संख्याओं के प्रकार के बारे में जानेंगे, जैसे प्राकृतिक संख्या क्या है या प्राकृतिक संख्या क्या होती है, सम संख्या। उसके बाद हम लोग जानेंगे विषम संख्या, पूर्णांक संख्या, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, वास्तविक संख्या या फिर अवास्तविक संख्या, जिसे हम लोग सम्मिश्र संख्या या फिर कॉम्प्लेक्स नंबर या इमेजिनरी नंबर भी कहते हैं। सभी के बारे में एक एक करके हम लोग जानते हैं। ठीक है, ठीक है। और एक बात करें जैसे प्राकृतिक संख्या, तो हमारा पहला नंबर संख्या है, तो इसका पहला अक्षर n है, इसलिए इसको क्या किससे सूचित किया जाएगा? तो इसे कैपिटल N से सूचित किया जाता है। ठीक है, क्लियर रहेंगे आप सभी को। और इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर कहते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग अगले संख्या के बारे में जानते हैं हम लोग फटाफट। पूर्ण संख्या, इसके बाद हम लोग जानेंगे पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या बहुत आसान है। ठीक है, जैसे हम लोगों ने प्राकृतिक संख्या पढ़ा कि 1 से स्टार्ट होता है, तो पूर्ण संख्या बहुत आसान है। गिनती के संख्याओं में बस 0 शामिल कर देंगे तो जो संख्या हमें प्राप्त होगा, उन संख्याओं को हम लोग क्या कहेंगे? उन संख्याओं को हम लोग पूर्ण संख्या कहेंगे। ठीक है, तो 0 से अनंत तक के सभी धनात्मक प्राकृतिक पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। इसका मतलब भी वही है, धनात्मक मतलब प्लस में। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कुछ संख्याएं -3 लिखा हुआ है, तो ये ऋणात्मक संख्या है। ठीक है, धनात्मक मतलब क्या होता है? प्लस में संख्याएं होनी चाहिए। ठीक है, 4, 5, 6। ठीक है, देखिए बहुत आसान है। संख्या रेखा आप लोगों ने देखा होगा, तो संख्या रेखा पे 0 से जब स्टार्ट हो जाए ना काउंटिंग और ये अनंत तक जाए प्लस में, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? इसे हम लोग कहेंगे पूर्ण संख्या। क्लियर है? और पूर्ण संख्या को इंग्लिश में होल नंबर कहा जाता है, और इसका पहला अक्षर जो है वो क्या है? W है, इसलिए ये क्या कहलाएगा? आपका W से सूचित किया जाएगा और इसे होल नंबर कहेंगे। आशा करते हैं कि आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। इसके बाद हम लोग चलते हैं पूर्णांक संख्या की तरफ। पूर्णांक संख्या के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं यहाँ पे इसके बाद से। उसके बाद हम लोग सभी संख्याओं के बारे में एक करके पढ़ेंगे यहाँ पे। हाँ, यहाँ पे आ गया। चलिए, पूर्णांक संख्या के बारे में हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे जान लेते हैं। तो पूर्णांक संख्या किसे कहा जाता है? देखिए, पूर्णांक संख्या बहुत ही आसान है। वैसी संख्या है जिसे ऋण रूप में लिखा जाए, धन रूप में लिखा जाए, उसे हम लोग पूर्णांक संख्या कहते हैं। ऋण का मतलब माइनस में लिखा जाए, निगेटिव में लिखा जाए, और धन का मतलब होता है पॉजिटिव यानी प्लस में लिखा जाए। ठीक है, आइए कुछ एग्जांपल्स हम लोग समझते हैं। देखिए, जैसे आप लोग देख सकते हैं ये संख्या रेखा है, तो संख्या रेखा से इधर के तरफ 0 के बाद से इधर प्लस में संख्याएं होती है, प्लस इंफिनिटी होता है, और इधर के तरफ माइनस इंफिनिटी होता है। ठीक है, तो देखिए बहुत आसान है। पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं? वैसी संख्या है जो धन में हो और ऋण में हो, यानी प्लस में भी हो और माइनस में भी हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग कहते हैं कौन सी संख्या? पूर्णांक संख्या। और पूर्णांक संख्या को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? आप सभी को इंटीजर नंबर कहा जाता है, इंटीजर नंबर। ठीक है, और एक बात बताऊं तो पूर्णांक संख्या को कभी कभी आई से सूचित किया जाता है
और कभी कभी जेड से सूचित किया जाता है। जेड का मतलब क्या हुआ, तो इसका अर्थ होता है जाहलेन। जाहलेन का अर्थ हुआ है ग्रीक, कह सकते हैं कि लेटिन वर्ड है। लेटिन वर्ड जैसे इसका अर्थ क्या हुआ, तो इसका अर्थ होता है गिनना। ठीक है, देखिए एक बात और बताता हूं, हम लोगों ने यहाँ पर भी पढ़ा इससे पहले, जैसे अभी मैंने आपको बताया प्राकृत संख्या, इसके बाद मैंने आपको पढ़ाया यहाँ पे प्राकृत संख्या के बाद, प्राकृत संख्या के बाद पढ़ाया हमने पूर्ण संख्या। इसके बाद हमने आपको पढ़ाया क्या, पूर्ण संख्या के बाद पूर्णांक संख्या पढ़ाया हमने, पूर्णांक संख्या। ठीक है, तो एक देखिए इसमें एक मैं बात बता रहा हूं आपको, थोड़ा सा कंफ्यूज नहीं होना है आपको यहाँ पे। ठीक है, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, प्राकृत संख्या। देखिए प्राकृत संख्या जो है वो कहां से शुरू होता है, एक से शुरू होता है। ठीक है, एक से लेकर अनंत तक। और पूर्ण संख्या जो होती है आपका वो जीरो से शुरू होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या हो सकती है, जबकि पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं हो सकती है। क्यों, क्योंकि इसमें आपका क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है। ठीक है, पूर्ण संख्या कहां से शुरू होती है, जीरो से लेके एक दो अनंत तक जाएगा। ठीक है, प्लस में। और प्राकृत संख्या एक से शुरू होगा। तो ये वाली सभी संख्याएं देखिए तो इसमें आ रहा है। तो हम लोग कह सकते हैं कि प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या हो सकती है, लेकिन पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या कभी नहीं हो सकती है। ठीक है, ठीक वैसा ही हम कहेंगे कि प्राकृतिक संख्या पूर्णांक संख्या हो सकती है। जैसे मान लीजिए एक संख्या रेखा लिया हमने, ठीक है, इधर बीच में जीरो रख दिया हमने, और इसके इस तरफ हमने प्लस में एक रखा, इधर प्लस दो रखा, इधर प्लस तीन रखा। प्लस में दे देते हैं आपको समझाने के लिए। ठीक है, और अनंत तक जाएगा। यहाँ पे माइनस एक, माइनस दो। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज आप देखिए यहाँ पे थोड़ा गौर से, कि जैसे ये जो संख्याएं है ना, प्राकृतिक संख्या पूर्णांक संख्या हो सकती है, यानी प्राकृतिक संख्या वाली सभी संख्याएं यहाँ पे जीरो के बाद से शामिल हो रहा है। ठीक है, और पूर्णांक संख्या वाले भी संख्याएं इसमें शामिल हो रहे हैं जीरो के साथ। ठीक है, तो आप यही कहिएगा कि प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या हो सकती है, प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या है, पूर्णांक संख्या भी हो सकती है, लेकिन पूर्णांक संख्या आपका क्या नहीं हो सकते हैं, तो पूर्ण संख्या नहीं हो सकते हैं, ना ही आपके प्राकृतिक संख्या हो सकते हैं। कंफ्यूजन हो, कंफ्यूजन नहीं ना है, आपको समझ रहे होंगे कि प्राकृतिक संख्या आपका पूर्णांक संख्या हो सकती है, प्राकृतिक संख्या आपका पूर्ण संख्या हो सकती है, पूर्ण संख्या आपका प्राकृतिक संख्या नहीं हो सकता है। ठीक है, और पूर्ण संख्या आपका पूर्णांक संख्या भी हो सकता है, लेकिन पूर्णांक संख्या ना ही आपका पूर्ण संख्या होगा, ना ही प्राकृतिक संख्या होगा। ठीक है, आशा करते हैं कि आप सब लोग यहां तक भी समझ चुके होंगे। चलिए इसके बाद हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक के तरफ, पूर्णांक संख्या। तो आप लोग समझ गए होंगे कि पूर्णांक संख्या को जेड से सूचित किया जाता है। ठीक है, और पूर्णांक संख्या के बारे में मैंने आपको ये भी बताया कि पूर्णांक संख्या को कभी कभी आई से सूचित किया जाता है, इंटीजर, या कभी कभी इसको बाबू जेड से भी सूचित किया जाता है। जेड एक ग्रीक वर्ड है, लैटिन वर्ड है, लैटिन वर्ड, जहां इटली जो हो गया, या फिर यूरोप के जो भी इटली जैसे देश हो गया, वहां पे ज्यादा बोले जाते थे। ठीक है, तो इसका अर्थ होता है जहलेन, इसका अर्थ होता है ये गिनना होता है, इसका अर्थ क्लियर है आप सभी को, आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। ठीक है, इसके बाद से चलिए हम लोग अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। इसके बाद हम लोग चलते हैं सम संख्या के तरफ। सम संख्या क्या होते हैं, देखिए सम संख्या बहुत आसान है ये भी समझना। वैसी संख्या है जिसमें दो से पूरी पूरी भाग लग जाए, उसे हम लोग सम संख्या कहते हैं। जैसे कुछ उदाहरण लेते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं कुछ उदाहरण लेते हैं। देखिए देखिए, जैसे क्या हो गया, आपको दो हो गया। ठीक है, दो में आप दो से भाग दीजिएगा तो पूरा पूरा इसमें भाग लग जाएगा। चार ले लीजिए, चार में भी आप जब दो से भाग दीजिएगा तो उसमें भी भाग लग जाएंगे। फिर यहाँ पे आप छह ले लीजिए, छह में भी जब आप भाग देंगे तो इसमें भी पूरे पूरे भाग लग जाएंगे। इसके बाद से आठ ले लीजिए आप, आठ में भी जब आप भाग देंगे दो से तो उसमें भी भाग लग जाएंगे। यानी दो, चार, छह, ठीक है, आठ, 10 डैश 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 अनंत तक, जहां तक ये जाए। ठीक है, उन सभी संख्याओं को हम लोग सम संख्या कहते हैं, और सम संख्या को इंग्लिश में इवन नंबर कहा जाता है। क्लियर है आप सभी को, आशा करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, और इसके उदाहरण आप लोग देख सकते हैं, 2, 4, 6, 12, 22, 32, 42, 52, 62, 73, 82, 92, 96, ये सभी आपके सम संख्याओं के उदाहरण है। इसके बाद हम लोग चलते हैं विषम संख्या की तरफ। ठीक है, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, इवन सम संख्या को तो इवन नंबर कहते हैं इसको। ठीक है, हम लोग इवन नंबर कहते हैं इसे हम लोग। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट संख्या की तरफ, जिसका नाम रहेगा आप सभी के यहाँ पे, हम एक और संख्या के बारे में यहाँ पे जान लेते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए यहाँ पर हम लोग जानते हैं अगले संख्या के बारे में, जिसका नाम है विषम संख्या। इसे इंग्लिश में ऑड नंबर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ऑड नंबर। ये भी बहुत आसान है। वैसी संख्या है जिनमें दो से पूरा पूरा भाग नहीं लगे, उसे हम लोग विषम संख्या कहते हैं। लेकिन भाग लगेगा तो वो दशमलव में आएगा, पॉइंट में आएगा, लेकिन हमें वो नहीं करना है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, तो जैसे वैसी प्राकृतिक संख्या है, प्राकृतिक संख्या क्या, जो एक से स्टार्ट होती है,
ठीक है, 2 3 4। अगर मैं पूर्ण संख्या लेता हूं 0/2, इसका वैल्यू क्या आएगा, 0 आएगा। लेकिन वही मैं 2/0 लेता हूं तो ये क्या आएगा, आपका अनडिफाइंड आएगा, इसका वैल्यू कुछ नहीं आएगा। ठीक है, याद रखेंगे आप सभी लोग। अच्छा, एक बात और मैं आपको बताता हूं, यहाँ पे देखिए, अब विषम संख्या के बारे में बात कर रहे हैं। वैसी संख्याएं जिनमें 2 से पूर्ण रूप से भाग ना लगे वो क्या होंगी, आपके विषम संख्याएं होंगी। जैसे 1, 11, 21, 31, 41, 51। ठीक है, या फिर यहाँ पे हम कह सकते हैं 3, 13, 23, 33। ये सभी संख्याएं हैं आपके विषम संख्या के उदाहरण। ठीक है, समझ गए होंगे आप। चलिए, इसके बाद हम लोग चलते हैं भाज्य संख्या की तरफ। भाज्य संख्या क्या होती है, भाज्य संख्या भी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के पर्पज से। ठीक है, तो भाज्य संख्या के इंग्लिश में कंपोजिट नंबर भी कहा जाता है, कंपोजिट नंबर भी कहा जाता है इसे। ठीक है, तो सुनिएगा ध्यान से, कंपोजिट नंबर बहुत आसान है। वे सभी संख्याएं जिसमें एक से भाग लगे, स्वयं संख्या से भाग लगे और किसी अन्य संख्या से भाग लगे, उसे भाज्य संख्या कहा जाता है। आइए मैं आपको फिर से समझाता हूं। वैसी संख्या जिसमें एक से भाग लगे, यानी एक से भी विभाजित हो वो, और स्वयं से भी विभाजित हो। स्वयं का मतलब जिस संख्या के नाम बात करेंगे वो स्वयं से भी विभाजित होनी चाहिए और अन्य से भी विभाजित होना चाहिए, उसे हम लोग क्या कहेंगे, उसे हम लोग भाज्य संख्या कहेंगे। फिर से एक बार बताता हूं, देखिए, वे सभी संख्याएं जो एक से विभाजित हो, स्वयं से विभाजित हो यानी खुद से, और किसी अन्य संख्या से विभाजित हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे, उसे हम लोग भाज्य संख्या कहते हैं। आइए कुछ एग्जांपल देखते हैं। जैसे सबसे छोटी भाज्य संख्या का नाम है, मतलब कह सकते हैं 4 है वो। ठीक है, 4 एक, देखिए इससे पहले मैं आपको एग्जांपल लेता हूं। देखिए, जैसे एक हो गया, इसमें एक से आप भाग दीजिएगा तो रूल फॉलो कर रहा है। ठीक है, स्वयं से भी भाग देने पे इसमें रूल फॉलो कर रहा है, लेकिन अन्य से किससे भाग दीजिएगा आप एक में, तो ये रूल फॉलो नहीं कर रहा है, इसलिए ये एक अभाज्य संख्या, मतलब भाज्य संख्या आपका नहीं होगा। ठीक है, उसके साथ साथ में और भी कुछ संख्याओं का एग्जांपल लेता हूं यहाँ पे। ठीक है, और भी कुछ संख्याओं का एग्जांपल लेता हूं मैं यहाँ पे आपके लिए। ठीक है, यहाँ पे और भी कुछ संख्याओं का मैं यहाँ पे एग्जांपल लेता हूं मैं आपके लिए। ठीक है, इसको मैं ऊपर कर देता हूं यहाँ पे। ठीक है, चलिए, तो जैसे 2 को ले लेते हैं हम। 2 को क्या क्या भाज्य संख्या कहेंगे, 2 को क्या हम 2 का भाज्य संख्या कहेंगे, तो नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे, आइए देखते हैं। 2 को हम लोग 1 से भाग देंगे तो कट जाएगा पूरा का पूरा। 2 में 2 से भी भाग देंगे तो ये पूरा का पूरा कट जाएगा। लेकिन 2 में किसी अन्य संख्या से भाग देंगे तो कटेगा वो, नहीं कटेगा वो। ठीक है, इसलिए 2 भी आपका भाज्य संख्या यानी कंपोजिट नंबर नहीं होगा। 3 की बात करें तो 3 भी 1 से आपका कटेगा, 1 से कटेगा। 3 3 से भी कटेगा, यानी स्वयं से कट रहा है, यानी खुद से कट रहा है। 3 खुद से कट रहा है। 3 किसी और संख्या से कटेगा तो कभी नहीं कट सकता, इसलिए ये भाज्य संख्या नहीं होगा। अब बात करते हैं 4 को, 4 के बारे में। 4 के बारे में बात करें तो 4 1 से भी कटेगा पूरा का पूरा। 4 यहाँ पे आपका स्वयं से भी कटेगा पूरा का पूरा। ठीक है, और किसी और भी संख्या से कटेगा। ये किस संख्या से कट सकता है 4, तो आपका 4 आपका 2 से कट सकता है, 4 से भी कटेगा। ठीक है, मतलब इसलिए आपका ये क्या हो जाएगा, भाज्य संख्या हो जाता है। क्लियर है, तो भाज्य संख्या क्या होता है मैंने आपको बता दिया। वे सभी संख्याएं जो एक से विभाजित हो, किसी दूसरे संख्या से विभाजित हो और स्वयं से विभाजित हो, हम लोग क्या कहते हैं, भाज्य संख्या कहते हैं। ठीक इसके उल्टा आपका अभाज्य संख्या होता है। अभाज्य संख्या में ये होता है कि वह संख्या एक से भी कटेगा, खुद से भी कटेगा और किसी अन्य संख्या से नहीं कटेगा। आइए हम लोग देखते हैं, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है आपका, तो यहाँ पे 4 हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं आगे। इसके बाद हम लोग चलते हैं अभाज्य संख्या के बारे में। अभाज्य संख्या क्या होते हैं, अभी इसके बारे में बात करते हैं। तो वैसी संख्याएं जो एक से विभाजित हो और स्वयं से विभाजित हो, यानी एक से विभाजित होना चाहिए और स्वयं से, उसे हम लोग क्या कहेंगे, अभाज्य संख्या कहेंगे। और वो किसी और संख्या से विभाजित नहीं होना चाहिए, किसी अन्य से नहीं होना चाहिए वो। ठीक है, तब वो क्या कहलाएंगी, आपके कहलाएंगे वो अभाज्य संख्या। जैसे 2 सबसे छोटा अभाज्य संख्या है, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया और 11 हो गया। और इन्हीं सभी का इस्तेमाल हम लोग एलसीएम निकालने के लिए करते हैं। एलसीएम यानी लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल निकालने के लिए, मल्टीप्लाई निकालने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसी के बदौलत हम लोग अभाज्य गुणनखंड करते हैं। ठीक है, इसी का इस्तेमाल करते हैं हम लोग। ठीक है, आइए मैं आपको समझाता हूं। देखिए, 2 को हम लोग लेते हैं यहाँ पे कटाने के लिए। यहाँ पे जैसे देख लीजिए, 2 को मैं कटाने के लिए ले रहा हूं यहाँ पे।
दो को मैं यहाँ पे कटाने के लिए ले रहा हूं। यहाँ जैसे देखिए एक को मैंने लिया, तो एक को मैं क्या करूंगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। तो एक को यहाँ पे तो एक बात करते हैं, एक यहाँ पे ना अभाज्य है ना ही भाज्य संख्या है वो, ठीक है। हम लेते हैं दो को लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो दो देखिए खुद से कट गए और इसके बाद एक से भी कट रहा है ये, ठीक है, एक से भी ये कट रहा है, इसलिए आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, आपका दो मतलब दो जो हो जाएगा आपका यहाँ पे भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या हो जाएगा। इसके साथ साथ वो किसी और संख्या के साथ कभी भी वो नहीं कर सकता है दो, ठीक है। इसके साथ साथ तीन की बात करें तो तीन आपका देख लीजिए यहाँ पे एक से भी कट रहा है और स्वयं से भी कट रहा है ये, ठीक है, इसलिए तीन भी आपका भाज्य अभाज्य संख्या होगा। 5 7 11 13 17 19 23 29 31, यानी बात करें ना तो एक से लेके आपके 50 तक, एक से लेके 50 तक आपके जो भी अभाज्य संख्या की संख्या होती है, ठीक है, वो 25 होती है। और एक से लेके आपके 100 तक जो भी अभाज्य संख्या मतलब यहाँ पे 15 होगा आपका, ठीक है, यहाँ पे 15 होगा, यहाँ पे 15 होगा, 1 से 50 तक 15 होंगे और 1 से लेके 100 तक आपके 25 अभाज्य संख्या होती है, ठीक है। और आप कहेंगे तो मैं गिनवा भी सकता हूं, ठीक है, एक बार हम लोग गिन भी लेते हैं ये इसको। देखिए अभाज्य संख्या की गिनती करते हैं हम लोग यहां से, एक यहां से चलिए यहां से हम लोग लेते हैं 2 3 5 7 11 13, फिर उसके बाद से 17, उसके बाद से 19, उसके बाद से यहाँ पे आपके क्या हो जाएंगे, यहाँ पे 23, इसके बाद से 29, उसके बाद से आपके 31, उसके बाद से आपके यहाँ पे 33 नहीं होंगे, 34 भी नहीं होंगे, 35 भी नहीं होंगे और यहाँ पे आपका 37 हो जाएगा और उसके बाद से 41 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद से आपका यहाँ पे चला जाएंगे हम लोग 43 की तरफ, 43 के बाद हम लोग चलेंगे 47 की तरफ। आइए काउंटिंग करके देखते हैं हम लोग, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, यानी 1 से लेके 50 तक आपके 15 आपके क्या हो जाएंगे, अभाज्य संख्या हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद से बात करें तो 50 से लेके यानी 1 से लेके 100 तक के जो अभाज्य संख्या की संख्या होगी 1 से 100 तक, वो आपके कितने हो जाएंगे, तो आपके 25 हो जाएंगे आप, ठीक है। इसे काउंट कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट संख्याओं की तरफ चलते हैं यहाँ पे फटाफट, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट संख्या है हमारा सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या का मतलब ये होता है, उसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं को प्राइम नंबर, ठीक है। क्या कहते हैं, को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, ठीक है। इससे पहले वाले जो संख्या था जिसे हम लोग क्या कहते थे, अभाज्य संख्या, उससे हम लोग प्राइम नंबर कहेंगे, क्या कहेंगे, इसे हम लोग प्राइम नंबर कहेंगे, ठीक है। देख लीजिएगा आप लोग यहाँ पे, ठीक है। चलिए चलते हैं हम लोग यहाँ पे को प्राइम नंबर की तरफ, ठीक है। तो देखिए को प्राइम नंबर बहुत आसान है, इसमें वैसी दो संख्याओं का जोड़ा लेंगे साथ में जिनके साथ जिनका एचसीएफ, एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, महत्तम समापवर्तक एक होना चाहिए उसका, ठीक है, याद रखिएगा। तो मैं एग्जांपल आपको लेता हूं, ऐसी संख्याओं का जोड़ा जिनके गुणनखंड में एक के अतिरिक्त किसी अन्य के उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो, यानी किसी और का कॉमन मतलब क्या हो, फैक्टर नहीं हो, ठीक है। यानी इतना आप समझिए, जैसे यहाँ पे एग्जांपल लिया गया है 2 और 3, आइए मैं आपको 2 और 3 का एचसीएफ निकाल कर दिखाता हूं, एक आएंगे बिल्कुल इनके, ठीक है। 2 का आप एलसीएम निकालिएगा यहाँ पे, तो 2 से ये कितने बार में कटेंगे, एक बार में। 3 को यहाँ पे कटाइएगा आप तो कितने बार में कटेंगे, 3 से एक बार में। तो देखिए आप जब आप तो 2 यहाँ लिखिएगा, यहाँ पे 2 और 2 का मैं यहाँ पे लिखता हूँ 2 मल्टीप्लाई 1 और 3 के लिए लिखता हूँ 3 मल्टीप्लाई 1। तो देखिए एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ में ये कहा जाता है कि जो दोनों में कॉमन हो, तो दोनों में कॉमन क्या है, एक कॉमन है, तो इसलिए इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, एक होगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। और उसी तरह आपका 3 4 का एलसीएम निकालिएगा, तो 3 4 का भी हम लोग एलसीएम निकाल एचसीएफ निकाल कर देख लेते हैं एक बार, ठीक है। आइए 3 और 4, 3 का लेते हैं हम लोग, 3 से एक बार में कटेगा, 2 से ये 2 बार में, फिर 2 से ये एक बार में, ठीक है। आइए इसको हम लोग देखते हैं, 3 को आप लिखेगा यहाँ पे 3 इंटू 1 और 4 के लिए क्या लिखेगा, 4 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 इंटू 1। तो दोनों में क्या कॉमन है, एक कॉमन है, ठीक है। यही आपको क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा, यानी एक इसका एचसीएफ हो जाएगा। तो वही कहा जा रहा है सहअभाज्य संख्या वह संख्या होती है जिनके जिनमें, ठीक है, जिनका गुणनखंड, जिनका जो गुणनखंड हो या फिर कह सकते हैं एचसीएफ जो भी हो उसका एक होना चाहिए, ठीक है, याद रखिएगा, एक उसका क्या होना चाहिए, आपका एचसीएफ होना चाहिए, ठीक है। तब वो क्या हो जाएंगे आपके
वो आपके हो जाएंगे यहाँ पे 100 अभाज्य संख्या। क्लियर है आप सभी लोग को, डाउट में नहीं ना है? ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं अगले टॉपिक के तरफ। अगला टॉपिक हमारा रहेगा यहाँ पे, इसके बाद से हमारा परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या होती है? देखिए बहुत आसान है। परिमेय संख्या वैसी संख्याओं कहा जाता है जो p बटा q के रूप में लिखे जाते हैं। यानी p बटा q का मतलब ये हुआ, मैं आपको समझाता हूं। देखिए p बटा q का मतलब ये हुआ कि वो बट्टे में होना चाहिए, अंश में होना चाहिए, अंश और हर में होना चाहिए। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल मैं आपको लेता हूं। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पे 2 क्या परिमेय संख्या है? तो बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि इसके नीचे एक छिपा हुआ है। क्या 5 परिमेय संख्या है? तो बिल्कुल है। कैसे है? इसके नीचे एक छिपा हुआ है। अच्छा ठीक है, इसके बाद से मैं ले रहा हूं यहाँ पे 1/5। क्या ये परिमेय संख्या है? तो ये भी परिमेय संख्या है। क्यों? इसको बट्टा में लिखा हुआ है। परिमेय संख्या का मतलब ये हुआ कि वह संख्या किस में लिखी होनी चाहिए? बट्टा में लिखा होना चाहिए। ठीक है, लेकिन एक कंडीशन यहाँ पे मैं आपको समझाऊंगा। लेकिन ये नीचे वाला जो है ना, q बराबर नॉट इज इक्वल टू 0। ठीक है, और p बराबर आपका पूर्णांक भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, चलेगा वो। ठीक है, लेकिन q बराबर 0 नहीं हो सकता है। मैं आपको फिर से एक बार बता देता हूं। ठीक है, देखिए तो यहाँ पे मैं क्या करता हूं, जैसे यहाँ पे बोला गया है कि p बराबर 0 हो सकता है, लेकिन q बराबर 0 नहीं हो सकता। इसका मतलब क्या है मैं आपको समझाता हूं। देखिए जब हम लोग 0, p का मतलब ऊपर p हुआ, नीचे q हुआ। ठीक है, तो आइए एक एग्जांपल लेते हैं। इसका हम p का वैल्यू यहाँ पे 3 रख दिए। ठीक है, तो इसका वैल्यू क्या आएगा आपका? 0 हो सकता है। जब आप 3 से 0 में भाग दीजिएगा तो कितने बार में कटेगा? 0 टाइम्स में कटेगा। ठीक है, तो ये 3 मतलब 0 टाइम्स में कटेगा, यहाँ पे ये 3 आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं यही कहना चाहता हूं कि जैसे आप समझे यहाँ पे, तो इसका वैल्यू 0 आ जाएगा। ठीक है, लेकिन वहीं पे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ q का वैल्यू जब 0 ले रहा हूँ, यहाँ पे 3/0 लिख रहा हूँ, तो इसका वैल्यू अनडिफाइंड आएगा, यानी इसका वैल्यू कुछ भी नहीं हो सकता है। ठीक है, आइए मैं आपको समझाता हूँ कैसे नहीं होगा। देखिए ये मैं मोबाइल लिया मैंने। ठीक है, आप लोगों को दिखाई दे रहे होंगे क्या? नहीं दे रहे होंगे, चलिए कोई बात नहीं। मैं यहाँ पे देखता हूँ अगर कैलकुलेटर दिया हो इसमें, तो कैलकुलेटर इसमें दिया है क्या? कैलकुलेटर नहीं दिया होगा। कैलकुलेटर इसमें दिया होगा, जरूर कहीं ना कहीं दिया होगा। चलिए कोई बात नहीं, ठीक है। तो आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, अब फिर देखिए यहाँ पे अब एक और बात, कंडीशन इसमें देखिए परिमेय संख्या के लिए कंडीशन क्या होता है? यहाँ पे कुछ कंडीशन ये होता है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। जैसे यहाँ पे परिमेय संख्या माइनस में भी लिखा जा सकता है आपका। ठीक है, -2/1। ठीक है, और यहाँ पे हम चाहे तो -3/2 लिख सकते हैं, -1 लिख सकते हैं, 1/1। 0 भी हो सकता है परिमेय संख्या, लेकिन परिमेय संख्या आपका रूट में नहीं होगा। रूट में नहीं होगा, लेकिन शर्त ये भी है कि रूट में होगा तो उसका रूट निकल जाना चाहिए। ठीक है, याद रखिएगा, उसका रूट निकल जाना चाहिए। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है √25, तो इसका रूट क्या होता है? 5 होता है। यहाँ पे 202 मतलब यहाँ पे 225 लिखा हुआ है, तो इसका रूट क्या होता है? 15 होता है। तो परिमेय संख्या को रूट में हम लिखेंगे, लेकिन उसका रूट निकल जाना चाहिए, तब वो परिमेय संख्या होगा, नहीं तो वो क्या होगा? अपरिमेय संख्या होगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं यहाँ पे, इसके साथ हम लोग देखते हैं अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या, आपको एक बात बता देता हूँ, यहाँ पे सुनिएगा ध्यान से। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या क्या होता है? वैसी संख्या है जिन्हें हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, और एक बात बताएं, और वो रूट के अंदर लिखे जाते हैं अक्सर। ठीक है, और उनका कभी कभी हम लोग कहे तो वो ज्यादातर रिपीटेड होते हैं। जैसे देखें यहाँ पे ये पाई है आपका। ठीक है, उसके बाद से पाई का वैल्यू मान के चलिए 3.14, ये बार बार रिपीट करता रहता है, इसलिए अपरिमेय संख्या माना जाता है। ठीक है, और उसके साथ साथ में एक और, जैसे पाई को भी अपरिमेय संख्या माना जाता है यहाँ पे। ठीक है, उसके साथ साथ √3 को वैल्यू हम निकालेंगे तो वो भी बार बार रिपीट करता रहता है। ठीक है, ये रूट में है इसलिए इसको रूट नहीं निकलता, इसलिए हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। √7 भी एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन जिसका रूट निकल जाए वो परिमेय संख्या में आएगा वो। ठीक है, जैसे पाई का वैल्यू 22/7, ये तो हम कह सकते हैं कि ये परिमेय संख्या हो सकता है। ठीक है, इसको हम कह सकते हैं, लेकिन ये सभी संख्याएं अपरिमेय संख्या में गिने जाएंगी। ठीक है, चलिए उसके बाद से एक यूलर संख्या होता है, जिसे आप लोग हायर एजुकेशन में आप पढ़ेंगे, ग्रेजुएशन के बीएससी क्लासेस में जब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे तो वहां पे इसका यूज किया जाता है। ये सभी भी अपरिमेय संख्याएं हैं। उसके साथ साथ गोल्डन रेशियो जो होता है वो भी आपका अपरिमेय संख्या होता है। अपरिमेय संख्या जो बार बार रिपीटेड करते रहते हैं, जो आसानी से नहीं कट पाते, उनके वैल्यू मतलब कह सकते p/q के रूप में नहीं लिखे जा सकते आसानी से। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग समझते हैं पूर्णांक संख्या, हम लोग समझ चुके हैं। इसके बाद हम लोग चलते हैं अगले संख्या की तरफ, जिसका नाम है वास्तविक संख्या। कहाँ गया इसमें वास्तविक संख्या? कहाँ गया मन सर? चलिए कोई बात नहीं, हम लोग जान लेते हैं वास्तविक संख्या। चलिए वास्तविक संख्या हम लोग जानते हैं रियल नंबर।
वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या क्या होते हैं? इंग्लिश में रियल नंबर कहते हैं इसे हम लोग। ठीक है, तो ये क्या होता है वास्तविक संख्या, हम लोग जानते हैं थोड़ा सा। ठीक है, देखिए वास्तविक संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, यहां पे और रहेगा। ठीक है, मैं लिख देता हूं यहां पे, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के मिश्रित रूप को या सम्मिलित रूप को, सम्मिलित रूप को क्या कहते हैं हम लोग? वास्तविक संख्या कहते हैं। इसका मतलब मैं आपको समझाता हूं, वास्तविक संख्या कहते हैं। ठीक है, अब देखिए एक बात और बता रहा हूं आपको यहां पे, ठीक है। इसके बाद हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे समझते हैं, इसके बाद से हम लोग इसके एग्जाम्पल थोड़ा देखते हैं। देखिए क्या हो सकते हैं। एक हमने बोला है परिमेय संख्या और बोला है अपरिमेय संख्या। जब दोनों संख्याएं आपस में एक साथ दोनों लिखा जाए तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? वास्तविक संख्या कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए 2 आपका एक परिमेय संख्या है, लेकिन प्लस में हमने क्या कर दिया? √3 लिख दिया, तो एक अपरिमेय संख्या हो गया। इसके साथ से हमने यहाँ पे √3 लिख दिया और यहाँ पे क्या कर दिया? बट्टा में 2 लिख दीजिए। ठीक है, तो ये भी एक अपरिमेय संख्या हो गया। उसके बाद से मैंने केवल √3 लिखा, तो ये भी एक क्या हो गया? वास्तविक संख्या में आ जाएगा आपका ये। ठीक है, उसी तरह मैंने केवल 2 लिखा, तो ये भी एक वास्तविक संख्या का ही रूप है। ठीक है, मैं अभी आपको समझाता हूँ ये कैसे। ठीक है, ये भी एक परिमेय संख्या है। तो ये सभी संख्याएं मिलकर आपके वास्तविक संख्या का निर्माण करती हैं। जैसे कि एक और एग्जांपल लूंगा मैं यहाँ पे। ठीक है, देखिए हम लोगों ने पढ़ाई के करके सभी संख्याओं के बारे में मैं आपको एक बार थोड़ा फिर से बता देता हूँ। प्राकृत संख्या, इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा पूर्ण संख्या, इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा पूर्णांक संख्या, इसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा? यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा क्या, कौन सी संख्या के बारे में? यहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा यहाँ पे, इसके बाद हम लोग पढ़ा सम संख्या के बारे में। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा यहाँ पे विषम संख्या के बारे में। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा किसके बारे में यहाँ पे? तो हम लोगों ने पढ़ा भाज्य संख्या के बारे में, भाज्य संख्या के बारे में। इसके बाद हम लोगों ने किस संख्या के बारे में पढ़ा? तो अभाज्य संख्या के बारे में, अभाज्य संख्या के बारे में, अभाज्य संख्या के बारे में। ठीक है, इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा सह अभाज्य संख्या के बारे में, सह अभाज्य संख्या के बारे में, सह अभाज्य संख्या के बारे में। ठीक है, इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा परिमेय संख्या के बारे में, परिमेय संख्या के बारे में। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा अपरिमेय संख्या के बारे में। ठीक है, अपरिमेय संख्या के बारे में। तो सुनिएगा, कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए, मैं थोड़ा इसको आपको समझा देता हूं डिटेल में। ठीक है, समझिए। देखिए समझाते हैं आपको, समझिए। प्राकृतिक संख्या क्या होते हैं? वैसी संख्याएं जो एक से शुरू हो, यानी गिनती की संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। इसे नेचुरल नंबर इंग्लिश में कहा जाता है। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या वैसी संख्याओं को कहते हैं जब गिनती के संख्याओं में जीरो शामिल कर दिया जाता है, यानी जीरो से जो शुरू होती है संख्याएं उन्हें हम पूर्ण संख्या कहते हैं। ठीक है, नॉर्मल तौर पे, और इसे इंग्लिश में होल नंबर कहते हैं। इसके बाद हम लोग पूर्णांक संख्या के बारे में बात करते हैं। पूर्णांक संख्या के बारे में मैंने आपको बताया कि पूर्णांक संख्या वैसी संख्याओं को कहा जाता है जो प्लस में और माइनस दोनों में लिखा है। यानी पूर्णांक संख्या दो तरह के, ऋण पूर्णांक और धन पूर्णांक। ऋण पूर्णांक मतलब माइनस में और धन पूर्णांक मतलब प्लस में। यानी इधर वाले जैसे मान चलिए संख्या रेखा हो गया, ये जीरो मैंने हमने ले लिया। ठीक है, समझाने के लिए आपको हम समझा दे रहे हैं एक बार फिर से। ठीक है, जीरो ले लिया, यहाँ पे बीच में जीरो रख लिया, यहाँ पे +1 कर लिया, यहाँ पे +2 कर लिया यहाँ पे हमने, और इधर -1 कर लिया, इधर -2 कर लिया। तो ये हमारे क्या कहलाएंगे? ऋण संख्या कहलाएंगे, यानी ऋण पूर्णांक। इधर वाले धन पूर्णांक कहलाएंगे। क्लियर है आप सभी के? चलिए इसके बाद से मैं एक बार और थोड़ा सा आपको बता देता हूं यहाँ पे। तो उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा सम संख्या के बारे में। पूर्णांक संख्या के बारे में मैंने आपको बता दिया ना। ठीक है, सम संख्या जो 2 से पूरी विभाजित हो जाए, यानी कट जाए। विषम संख्या जो 2 से पूर्ण रूप से नहीं कटे। ठीक है, भाज्य संख्या वैसी संख्या को कहते हैं जो, ठीक है, 1 से विभाजित हो, स्वयं से विभाजित हो, और किससे विभाजित हो? किसी अन्य संख्या से विभाजित हो। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 4। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा अभाज्य संख्या के बारे में। ठीक है, अभाज्य संख्या की बात करें, वैसी संख्या है जो 1 से विभाजित हो, खुद से विभाजित हो और किसी के साथ विभाजित नहीं हो, उससे अभाज्य संख्या कहते हैं।
और इसी का इस्तेमाल हम लोग एलसीएम निकालने में करते हैं, ठीक है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल या मल्टीप्लाई। क्लियर है आप सभी का? इसके बाद से सौभाज्य संख्या किसे कहते हैं? वैसी दो संख्याओं का जोड़ा जिनका क्या हो, एचसीएफ एक आए, ठीक है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? सौभाज्य संख्या कहते हैं, ठीक है। उसके बाद से बात करें यहाँ पे परिमेय संख्या, वैसी संख्या है जिन्हें p बटा q के रूप में लिखा जा सकता है, और उसके बाद अपरिमेय संख्या है, वैसी संख्या है जिन्हें p बटा q के रूप में नहीं लिखा जाए, ठीक है, रूट में हो, रूट नहीं निकले उनका, ठीक है। ये सभी संख्याओं के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया। उसके बाद मैंने आपको वास्तविक संख्या बताया। वास्तविक संख्या क्या होता है मैंने आपको बता दिया इससे पहले, ठीक है। वास्तविक संख्या क्या होता है मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। जो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों को मिलाकर लिखा जाए उसे क्या कह सकते हैं? वास्तविक संख्या कहते हैं। वास्तविक संख्या में आपके सभी संख्याएं सम्मिलित हो जाती है, सभी जितने भी संख्याओं के बारे में मैंने आपको पढ़ाया यहाँ पे, जैसे जो भी संख्याएं हैं आपका यहाँ पे, ठीक है, जो भी यहाँ पे संख्याएं हैं, जैसे मैंने आपको पढ़ाया प्राकृत संख्या के बारे में, ठीक है, पूर्ण संख्या के बारे में, यानी जितने भी संख्याओं के बारे में मैंने आपको चर्चा किया वो सभी संख्याएं किसमें आएंगी? वास्तविक संख्या में आएंगी। क्या -2 वास्तविक संख्या है? बिल्कुल है। -3 वास्तविक संख्या है? 3 वास्तविक संख्या है? बिल्कुल है, ठीक है। इसके बाद से बात करें यहाँ पे, आप देखिए ध्यान से, क्या √3 वास्तविक संख्या है? बिल्कुल है। √3/2 वास्तविक संख्या है? 5/7 वास्तविक संख्या है? ये भी है। यानी सभी वास्तविक संख्याएं क्या हो सकती है आपके? क्या हो सकती है? वो जितने भी हम संख्याओं के प्रकार पढ़े वो सभी वास्तविक संख्याएं हो सकती है। इसके बाद एक आता है हमारा अगला टॉपिक। अगर कोई बच्चा पूछे ये, जैसे सर ये माइनस रूट में आ जाए 2 में, तो ये क्या होगा? ये कौन सी संख्या होगी? इस संख्याओं को हम लोग कहते हैं अकाल्पनिक संख्या, काल्पनिक संख्या, या फिर हम लोग कह सकते हैं अवास्तविक संख्या। इमेजिनरी नंबर या कॉम्प्लेक्स नंबर इसे कहा जाता है, ठीक है। आइए जान लेते हैं इसके बारे में भी। देखिए इमेजिनरी नंबर, या इसे हम लोग क्या कहते हैं? काल्पनिक नंबर भी इसे हम लोग क्या कहते हैं? अवास्तविक संख्या भी कहते हैं। अवास्तविक संख्या मतलब ये हुआ जिसे हम लोग देख नहीं सकते, या फिर ऐसे नॉर्मल तौर पर जैसे हम लोग जो यूज करते हैं, जैसे हम लोग 5 यूज करते हैं तो ये वास्तविक संख्या हो गया, लेकिन -5 यूज किए तो ये अवास्तविक संख्या हो गया। लेकिन अवास्तविक संख्या का एक पहचान होता है, वो रूट में ज्यादातर हमेशा ही रहती है। आप क्लास 11 में पढ़िएगा तो कॉम्प्लेक्स नंबर आपको पढ़ने को मिलेगा आयोटा के बारे में, तो वहां पे ये पढ़िएगा, ठीक है। लेकिन मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं, ठीक है। यदि किसी संख्या का वर्ग यानी ऋणात्मक हो, यानी जो वर्गमूल हो ऋणात्मक हो, तो वैसी संख्या को अवास्तविक संख्या कहा जाता है। जैसे -√3, ठीक है, √-5, √-3/4, ठीक है। ये सभी संख्याओं को हम लोग क्या कहते हैं? अवास्तविक संख्या यानी कॉम्प्लेक्स नंबर भी कहते हैं, ठीक है। इसे इमेजिनरी नंबर भी कहा जाता है, ठीक है। चलिए इसके बाद से वही चीजें, इसको एक और नाम दिया जाता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं यहाँ पे? काल्पनिक संख्या भी कहते हैं, जिसका नाम मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, ठीक है। काल्पनिक नंबर वही संख्या अवास्तविक संख्या भी कोई कहते हैं, ठीक है, जो माइनस में हो और रूट के अंदर हो, ठीक है। -2 है यहाँ पे, उसी तरह आपका -√3 है। ये सभी संख्याओं को हम लोग क्या कहेंगे? माइनस में हो और रूट के अंदर हो, बस यही होना चाहिए। अगर माइनस में है तो ये तो पूर्णांक संख्या हो जाएगी ना आपकी, वास्तविक संख्या में आ जाएगी। लेकिन ये रूट के अंदर हो और माइनस में हो कोई भी संख्या, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? काल्पनिक नंबर, या फिर उनको हम लोग अवास्तविक संख्या कह सकते हैं, ठीक है। इमेजिनरी नंबर या कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं, ठीक है। चलिए आशा करते हैं आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। तो √-1 का वैल्यू जो होता है वो आई होता है, और आयोटा इसको पढ़ा जाता है। आप जब हाई क्लास में जाएगा 12 क्लास या 11 क्लास में, तो वहां मिलेगा, या फिर बीएससी भी में, बीएससी जब आप पढ़ेंगे मैथ लेकर तो वहां भी मिलेगा आपको, ठीक है। और I² क्या होता है? -1 हो जाता है, ठीक है। चलिए इसके आगे हम लोग फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।